सो फ्रेंड्स अनदर एपिसोड हमारी दुबई के हवाले से मैंने अपने एक दोस्त सैयद मोहम्मद को इनवाइट किया है और वो जो हैं काफ़ी अर्से से रियल्टर हैं दुबई में। हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं और क्या स्टेप्स हैं अगर आप वेस्ट में बैठे हुए हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है दुबई में, उस हवाले से हमने थोड़ी सी बात की थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो एरियाज़ कौन से हैं, वो नेबरहुड कौन सी हैं जहाँ पे वेस्टर्न इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैंने इनवाइट किया है महमूद को। महमूद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यासीन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वालेकुम। आप बताएं। बिल्कुल ठीक-ठाक, सब खैरियत है। आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। मुझे पता है आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है, तो थैंक मच फॉर योर टाइम। तो महमूद थोड़ा-सा इंट्रो दे दीजिए कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं हम्म, उनको पता चल जाए? मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ और प्योरली फॉर रियल एस्टेट, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मेरा जो एक्सपर्टीज है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, अपने क्लाइंट का जो है नॉर्मली आप समझ लें कि उनके इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से सिक्योर करना है और किस तरीके से उनको मार्केट में लेके आना है, और क्या उनको एक एक मैप बना के देना है कि आपने ये फॉलो करना है। डेफिनेटली जब कोई नया बायर आता है तो उसको आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ जाए, इनिशिएट कहाँ से ले। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम आई विल कम, मैं अपने क्लाइंट के साथ लगता हूँ, उनकी पूरी फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं, उनके क्या गोल्स हैं अगले 5 साल और 10 साल के, उनको थॉरली रीड करके देन मैं उनको एक ऐसा सॉल्यूशन देता हूँ कि जिसमें उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैक्सिमम जो है वो पूरी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली ये इस चीज़ का आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर आवर लास्ट 4 इयर्स। तो दैट विल बी लाइक, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी ओवरसीज क्लाइंट है जिनके अब प्रॉपर्टीज के हैंडओवर्स आ रहे हैं, वो अब कोई रेंट कर रहा है, कोई रीसेल कर रहा है, तो उनको गाइड करना है कि नाउ यू कैन एग्जिट एंड टेक अनदर प्रॉपर्टी, कि हम किसी दूसरे एरियाज में जा सकते हैं। तो वो हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से एरियाज है और कहाँ कहाँ हमारे पास अभी भी ऑप्शन है मार्केट में। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो वेस्ट में जो बेस करते हैं, ख़ास करके कनाडा में, यूएस में और कुछ जो हैं वो यूके से भी हैं। तो हम उनके हवाले से बात करेंगे कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है दुबई में, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कुछ लोग मूव होना भी चाह रहे हों, लेकिन अक्सरियत की अगर हम बात करें तो वो तो मूव होना नहीं चाहते, वो सिर्फ़ चाहते हैं कि हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर लें और उसमें फिर उन्होंने हो सकता है फ्लिप भी करना हो 2 या 3 साल के बाद, या हो सकता है उन्होंने रेंटल के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो। तो थोड़ा-सा पहले एरियाज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि दुबई क्योंकि अब तो काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, शुरू में तो काफ़ी एक छोटा-सा एक सिटी था। तो काफ़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रही है सबर्ब्स के अंदर, अगर हम थोड़ा-सा डाउनटाउन से हटते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे जो कि वेस्ट में लोग बैठे हुए हैं, उनके हवाले से जो अगर हम बात करें कि जो एरियाज़ हैं, वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको हाई रिटर्न मिल सकता है? देखिए, ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी अप्रोच पे कि आप मार्केट में कितने टाइम के लिए आ रहे हैं और कितनी फंडिंग आप लेके आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर कोई आता है कि भाई ठीक है, मेरे पास 5 मिलियन का मेरे पास बजट है, 5 मिलियन दरम्स का, और मुझे बताएं कि अब हम मैं मार्केट में कैसे इस स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक अलग कैटेगरी होती है कि जिसमें हम उसको टाउन हाउसेज और विलास में लेके जाते हैं, और वहाँ पे विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के स्पैन में उनकी अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% की अप्रिसिएशन उनको मिल जाती है। देन वी कैन एग्जिट, हम उनको फिर एग्जिट करवा के किसी और चीज में लेके आते हैं। अगर बजट किसी का लेट से 1 मिलियन, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक जनरल नॉर्मली लोगों का बजट होता है 1 मिलियन दरम्स। तो उसमें अभी आप देख सकते हैं कि इस प्राइस में आपको सम हाउ स्टूडियो मिल जाता है डाउनटाउन में, और सब अर्बन एरिया जो मेन सिटी से 20 मिनट्स की दूरी पे है, उसमें आपको 1 बेडरूम मिल जाता है, जो कि क्वाइट एज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कि आप मल्टीपल यूनिट्स को बाय करें, स्टूडियो और 1 बेडरूम। अब डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच और एरिया कौन सा। कुछ एरियाज में 2 बेडरूम बड़ा अच्छा रिटर्न देते हैं, कहीं कहीं आपको स्टूडियो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। सो अगर मैं बात करूंगा कि हम स्टूडियो और 1 बेडरूम पे रहते हैं, कि भाई क्योंकि डेफिनेटली ये एक दो ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो कि फर्स्ट टाइम बायर हो या जो इवन रिपीटेटिव भी हो, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, इजी टू हैंडल चीजें होती हैं, रेंट आउट क्विकली हो जाते हैं, तो उनको रिटर्न भी इजीली बनना शुरू हो जाते हैं। सो एरियाज की अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे, तो मेरे पास जो अभी करंट एरियाज हैं डेफिनेटली वो अंडर डेवलप्ड हैं। जो डेवलप्ड एरियाज हैं, डाउनटाउन, बिजनेस वे, जेवीसी, ये सारे अप्रिशिएटेड एरियाज हैं। मतलब लोगों को ये मानना चाहिए कि अभी जो अप्रिशिएट एरिया हो गया है, डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट स्टिल
हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं, लेट्स से दुबई साउथ का एक एरिया है जिसमें अल मखदूम एयरपोर्ट आ रहा है। वो एक अप ग्रोइंग एरिया है। देन मेरे पास दुबई रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स का एक एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट इस साल मतलब ऑलमोस्ट अभी तक के 12 टू 15 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, मज़ीद होने वाले हैं। और मेरे पास अगर एरिया की मैं बात करूँगा तो अर्जान एक बड़ा पोटेंशियल ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पे नज़र आती है कि बिल्डिंग्स वगैरह नए-नए प्रोजेक्ट्स। सो डेफिनेटली ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इट्स डिपेंड ऑन देयर डेफिनेटली बजट, डिपेंड देयर ऑन अप्रोच। बट ये जो मेजर एरियाज हैं, अगर मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जिनका बजट 1 मिलियन के अराउंड है, तो ये फॉर अर्जान में जा सकते हैं। दुबई साउथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन हमारे पास दुबई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ये लोग एक अच्छा ऑप्शन, मतलब जहाँ पे पोटेंशियली आप समझ लेंगे ग्रोथ और रेंटल रिटर्न्स। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मरीना का एरिया है या बे एरिया है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे अब उस हिसाब से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। उसके अलावा अगर हम थोड़े से दूसरे एरिया में जाते हैं, जैसे आपने नाम लिया अर्जान का, तो वहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है। तो वहाँ पे आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एप्रिसिएशन की, अगर मुझे 3 साल के बाद अगर हम देखें इसको बेचना चाहें तो? देखिए, अगर आपने मरीना, पाम जुमेरह या ऐसी सी फ्रंट प्रॉपर्टी की, लेट्स से हम बात कर लेते हैं कि अगर स्टिल दुबई में मेरे पास एक 2 एरियाज़ ऐसे हैं जो स्टिल अभी अंडर दी वैल्यू हैं सी फ्रंट प्रॉपर्टी में। मैरीटाइम सिटी, दुबई आइलैंड और राशिद यार्ड एंड मरीना। ये एक ही बेल्ट पे तीनों आते हैं। एक नखील का प्रोजेक्ट है, एक इमार का है और एक डिफरेंट डेवलपर्स का है। ये और ये डेरा के साइड की तरफ लगता है जस्ट। अब इस एरिया में जो है ना, स्टिल पोटेंशियल है कि आपका वन बेडरूम 1.8 मिलियन का मिल रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल गो अराउंड 2.2 2.5। बट अगर मैं बात करूंगा पाम जुमेरा की, दुबई मरीना की, ब्लू आइल वाटर वर्ल्ड की, ब्लू आइलैंड की, वहां पे ऑलरेडी प्राइसेस टू वन बेडरूम की 2.5 मिलियन है ऑन एवरेज। तो डेफिनेटली उसमें इतना ज़्यादा कोई पोटेंशियल ग्रोथ नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस आप उसमें कोई एक्स्ट्रा लग्ज़री प्रॉपर्टी में जाते हैं, लेट्स से वहाँ पे अभी ब्रांडेड एक फ्रैंक मुलर जो वॉचेस का बड़ा ब्रांड है, उसने लंदन गेट एक डेवलपर के साथ टाई अप किया था। दे आर ब्रिंगिंग अप द यू कैन से ब्रांडेड रेजिडेंस। तो वहां पे अब ब्रांडेड रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितनी मरीना की बिल्डिंग्स थी वो सारी एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स थी। तो उस हुँ, ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स में, बिल्डिंग्स में आपका एक पोटेंशियल, मैं बात करूंगा एक प्रोजेक्ट है जो कि पूरा ब्रांडेड है, फ्रैंक मुलर की ब्रांडेड के साथ वो आ रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर आपको अप्रिशिएट करेगा और वो प्राइसी भी है। मतलब आपको 2.5 मिलियन का ऑन एवरेज वो आपको पड़ेगा। अच्छा, ये ब्रांडेड प्रॉपर्टी से क्या मुराद है आपकी? हाँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें? राइट। देखिए, दुबई में मैं आपको बात करूँगा, एक तो हमारी नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं, वो डेफ़िनेटली अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें फ़ॉलो अप होती हैं, ठीक है? बट हुँ, दुबई में डेफ़िनेटली आपको पता है लग्ज़री का थोड़ा-सा मतलब चीज़ों का है कि भाई क्या कुछ नया होना चाहिए। तो हर डेवलपर अपना एक ब्रांड लेके आता है या ब्रांड के साथ टाई अप करता है, और वो एक ब्रांडेड रेज़िडेंस के नाम से या एक लग्जरी कलेक्शन के नाम से जो है ना, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। जैसे मैं बात कर रहा था, ईमार है मेरे पास सबसे बड़ा डेवलपर, उसी की बात कर लेते हैं। उसका ब्रांड है एड्रेस। अब तो जो ईमार की दुबई हिल्स में अगर नॉर्मल बिल्डिंग होगी वो 1.5 मिलियन की होगी, लेकिन एड्रेस जो बिल्डिंग होगी ईमार में दुबई हिल्स में सेम लोकेशन पे, वो आपको 1.9 की मिलेगी। ऑलमोस्ट 25% ज्यादा आप उसको पे ऑफ करेंगे। लेकिन ब्रांडेड बिल्डिंग का मतलब ये होगा कि वो सराउंडिंग में वो एक या दो ही होंगी। अगर इमार में दुबई हिल्स में बात करूंगा, हुँ, 100 बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पे ब्रांडेड बिल्डिंग्स दो या चार ही होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए जो ब्रांडेड अच्छा। रेजिडेंस जिनको पता है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ब्रांडेड कलेक्शंस में, वो डेफिनेटली वो अल्टीमेटली नॉर्मल बिल्डिंग से ज्यादा ही वो रिटर्न्स बना रहे हो। तो यानी कि वो बेसिकली लग्ज़री यूनिट में आ जाती हैं, राइट, ब्रांडेड लग ब्रांड। तो अगर हुँ, मरीना में, पाम जुमेरा में आप जा रहे हैं, तो आपने हुँ, लग्जरी यूनिट्स पे जाना है। ठीक है, ये मतलब एक हुँ, सिंपल सी एक ट्रिक है कि आप मार्केट में हुँ, स्टिल, मैं कोई अगर कहेगा कि मरीना में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो गलत है। मरीना में स्टिल पोटेंशियल है। आपने प्रोडक्ट, अपना टेस्ट, अपना प्रोडक्ट चेंज करना है। आपको हुँ, ऑर्डिनरी वन बेडरूम स्टूडियोज पे नहीं जाना, देन आपको लग्जरी कलेक्शन वाली साइड पे जाना है। पाम में भी हुँ। आपको ये करना है।
लेकिन जो डेवलप्ड हो रहे हैं एरिया, लेट्स से मैरीटाइम सिटी है आपका दुबई, राशिद यार्ड सिटी, राशिद यार्ड एंड मरीना है, तो वहां पे अगर आप ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टिल आप अच्छा रिटर्न बना लेंगे। लेकिन जब ये एरिया डेवलप्ड हो जाएंगे आफ्टर 2 और 3 इयर्स और 5 इयर्स लेट्स से, देन उस एरिया में फिर ब्रांडेड बिल्डिंग्स की जो है ना वो डिमांड आएगी। हुँ। अच्छा, डेवलप आप जो कह रहे हैं उससे मुराद ये है कि अगर जैसे जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ऑफ़ कोर्स उसके आस-पास की जो एमिनिटीज़ वगैरह होती हैं वो उस वक़्त मौजूद नहीं होती हैं, तो वो टाइम के साथ डेवलप होती हैं, ठीक है? जैसे शॉप्स हो गईं या फ्यूल स्टेशन हो गया या स्कूल हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो डेवलप से आपकी मुराद ये है कि अगर वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएँ, देन फिर ऑफ़ कोर्स उसमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल है हम्म, वो कम हो जाता है। जी, यही बिल्कुल। मतलब आप यही है, पूछना चाह रहे जैसे मरीना में हम देखते हैं कि अब जो रेंटल्स हैं वो आपको इवन जो ऑफलाइन रेडी में भी अगर आप बाय करते हैं मरीना में, तो वो 7% 6.5% नेट पे आपको मिल रहा होता है। लेकिन एप्रिसिएशन वो जस्ट डिपेंड ऑन द मार्केट आती है। मतलब हैं? मार्केट हुँ, अगर आपको देगी तो पर एनम 4-5% का कैपिटल एप्रिसिएशन प्राइस बढ़ेगी। सो दैट वाज़ द पार्ट के जो डेवलप्ड एरियाज़ हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल ग्रोथ कम हो जाती है। जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं जहाँ पे अभी स्कूल्स कॉलेज ये यूनिवर्सिटीज या मैं कह सकता फ्यूल स्टेशन या रिटेल्स इतनी नहीं आई, तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास चांस होता है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए एंड हुँ। टेक 2-3 साल में आपको उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon this the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. ठीक है। अच्छा, स्कूल का थोड़ा-सा बताइए कि जब भी कोई नई डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे वो लोग स्कूल करीब में बनाते हैं या स्कूल के लिए आपको थोड़ा-सा ट्रैवल करना पड़ता है? नहीं, अब शेख जो शेख हाइनस का जो है दुबई की जो रूरल है, उन्होंने जस्ट सिंपल एक 2040 का एक प्लान में रखा हुआ है उनकी गवर्नमेंट ने, कि भाई जो भी नियर बाय चीज़ें हैं, स्कूल, कॉलेज, मॉल, यूनिवर्सिटी, ये आपके 20 मिनट्स की ड्राइव पे होंगी। 20 मिनट्स के अंदर-अंदर जो है ना, या विदिन हुँ, अगर बोलूँ तो एवरेज 5 किलोमीटर के अंदर-अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी जितनी भी य कम्युनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे दुबई में, तो वहाँ पे उसके हुँ, अंदर स्कूल होता है, उसके अंदर एक क्लिनिक होगा या हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल नहीं है तो क्लिनिक होगा। देन यूनिवर्सिटी उसके आस-पास जो है ना वो बनाते हैं, या अगर नहीं भी बनाएँगे तो एकेडमिक सिटी है या इंटरनेट सिटी है, वहाँ पे तो ऑलरेडी ये डेवलप कर रहे हैं। और हुँ, टाइम ट्रैवलिंग जो है वो मोर और लेस 20 मिनट्स ऑन एवरेज इनका है, कि हमने बस 20 मिनट्स के अंदर-अंदर देना है। लेकिन जो बेसिक आपकी लिविंग रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स से मॉल आपके लिए, कमर्शियल्स आपके लिए, रिटेल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे आपकी इनसाइड द बिल्डिंग आपको विद इन 2 टू 3 किलोमीटर के अंदर-अंदर आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके लिए आपको हो सकता है ड्राइव ना करना पड़े, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। वो वॉकवे में आपको मिलेंगे। ये मतलब अभी भी हुँ, जितनी भी ऑलमोस्ट सिर्फ़ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें अभी आनी शुरू होंगी, बट उनके प्लान में शामिल है कि जब भी यहाँ पे आबादी आ जाएगी, लेट्स से बिल्डिंग्स डेवलप हो जाएँगी, हमने ये इसकी प्रोविज़न छोड़ी हुई है और वहाँ पे ये डेवलप्ड मतलब ये सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब वहाँ आ जाएँगे। हुँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो यहाँ पे जो आप ऑफ़लान कह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि वर्ड का डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। राइट। यानी कि जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है,
तो आप उसको कंस्ट्रक्शन से पहले बुक करते हैं, तो उसको यहाँ पे उसकी टर्म यूज़ करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। तो आप बुक कर लेते हैं, वो ये 2, 3 या 4 साल के बाद उसका प्रोजेक्ट हैंडओवर होता है, फिर आप उसकी जो है वो मॉर्गेज करवाते हैं उसके बाद और फिर पोज़ीशन लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा टर्म का डिफरेंट है ताकि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली एप्रिसिएशन के हवाले से कि भई जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एप्रिसिएशन का पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू जो एस्टेब्लिश्ड एरियाज़ हैं। अच्छा, अगर किसी ने फ्लिप नहीं करना है, ठीक है? किसी ने कहना है कि सोचा है कि भई मैंने जो है वो प्रॉपर्टी बाय करनी है और मैंने इसको एज़ अ रेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे रखना है, ताकि मेरा कैश फ्लो जनरेट होता रहे हर महीने रेंट का। तो उस हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन होती है जो भी इंटरनेशनल या वेस्टर्न इन्वेस्टर्स होते हैं? देखिए, उसमें फिर मैं उनको कोशिश करता हूँ कि टियर 1 के डेवलपर की तरफ लेके जाऊँ, ईमार, शोभा, दमैक। डेफ़िनेटली उनका प्रोडक्ट आप समझ लें कि अमेज़िंग रहता है। स आफ्टर सेल सर्विसेज़ बहुत अच्छी मैं बात करूँगा आपको बहुत अच्छी सर्विसेज़ मिलती है। प्लस आपकी जो बिल्डिंग मेंटेन रहती है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जितने टियर 1 के डेवलपर्स हैं, ये खुद ही अपनी बिल्डिंग्स को मैनेज करते हैं। कुछ छोटे डेवलपर्स भी हैं, जो अपनी बिल्डिंग को उसी लेवल पे मेंटेन रखते हैं, बट अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में रखना है लेट्स से कि उसने कहा नहीं आई डोंट वांट टू सेल एनीमोर मुझे जस्ट प्रॉपर्टी चाहिए और रेंटल अच्छा मिलना चाहिए तो मेरे पास उनके लिए ईमार में शोभा में जमैक में इनमें फिर ऑप्शंस मैं उनमें उनको निकाल के देता हूँ। अच्छा, ये जो मेंटेनेंस है, इसका एक्सपेंस किस हिसाब से होता है? यानी कि ये भी एक एक्सपेंस किसी को ज़हन में रखना पड़ेगा ना कि अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी रखनी है, तो उसके क्या-क्या एक्सपेंसेस होते हैं? देखिए उसके 2 एक्सपेंसेस लेट्स से कि 3 2 कुछ एक्सपेंसेस हैं, 2 तो मैं नहीं कहूँगा। नंबर 1 आपकी सर्विस चार्जेज़ आते हैं यहाँ पे, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट कहलाएँगी या बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कहलाएगी। तो वो पर स्क्वायर फीट पर ईयर होते हैं। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास स्टूडियो है 400 स्क्वायर फीट का और मैं एवरेज लेता हूँ 10 दरम पर स्क्वायर फीट तो 4000 दरम पर एनम आपने सर्विस चार्ज पे करने हैं 4000 दरम्स। हुँ, अगर ये 15 दरम पर स्क्वायर फीट होगा तो वो 6000 हो जाएंगे। अगर वो 20 दरम पर स्क्वायर फीट होगा तो वो 8000 के 8000 हो जाएंगे। हुँ। तो ये आपको एनुअल पे करना पड़ता है इन एडवांस? ये क्वार्टरली पे होते हैं। एडवांस पे करेंगे तो वो आपको कंसेशन को डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज आप उसको हर क्वार्टरली जो है बिल्डिंग मैनेजमेंट को आप डायरेक्टली पे करते हैं। आप टेनेंट ठीक पे है। नहीं करता है यहाँ पे ये चार्जेस। हुँ। दूसरा यहाँ भी ऐसा ही है। हम्म, हाँ, इधर भी ऐसे ही जो लैंडलॉर्ड होता है वो जो भी उसके मेंटेनेंस चार्जेज़ होते हैं या फिर अच्छा यहाँ पे एक चीज़ होती है प्रॉपर्टी टैक्स, जो मुझे पता है दुबई में नहीं होता। तो प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें जिसमें गार्बेज कलेक्शन है या स्नो रिमूवल है, आपकी विंटर में यहाँ पे स्नो होती है, तो वो सारी सर्विसेज़ फिर उसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और दूसरा चार्जेस होता है आपका मैनेजमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चार्जेस। जैसे हम अगर किसी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ द ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर तो उसमें आप हुँ, 5% उसके रेंटल वैल्यू का पर एनम वो हमारी सर्विसेज के चार्जेस होते हैं जिसमें हम उनको ए टू जेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओनर को फिर हम किसी चीज़ को पता है उसको नहीं पता होता कि उसके अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। जस्ट रेंटल आ रहा होता है। जो जितनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स होती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हम जस्ट खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब जो अच्छा, कोई भी इश्यूज आ जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी सही। होती है। हाँ, 5% तो फिर ठीक है क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी यूके में, तो जब मैं यहाँ मूव हो गया था, तो मुझे प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करना पड़ा था, तो वो मुझसे 8% चार्ज करते थे रेंट का। और फिर सारी ज़िम्मेदारी उनकी होती थी कि अगर रेंट कलेक्शन करना है या कोई वियर एंड टियर का प्रॉब्लम आ गया, तो प्लम्बर भेजना है या इलेक्ट्रीशियन भेजना है, तो वो सारा काम उनकी ज़िम्मेदारी होती थी। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो उसमें रिपेयर कॉस्ट आएगी, वो मुझे देनी होती थी एक्स्ट्रा। लेकिन जो कॉल्स करनी है, लोगों को फ़ॉलो अप करना है, रेंट कलेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें वो करते थे। तो उसपे वो मुझसे 8% चार्ज करते थे। तो 5% आई थिंक काफ़ी मुनासिब है उस हवाले से। हाँ, राइट। तो हम लोग जैसे स्ट्रीम ये चूँकि हमारी एक कमिटमेंट होती है ओनर से क्योंकि मोस्टली हम जब मैं खुद अगर प्रॉपर्टी बेचता हूँ और हैंडओवर आते हैं, तो मोर और लेस हम ओनर को पहले बता देते हैं कि ये हमारे चार्जेस होंगे और समटाइम्स तो हम उसको 1 साल या 2 साल का वेवर भी दे देते हैं कि जस्ट फॉर बिकॉज़ उन्होंने हमसे परचेज़ किया था और हमारा उनसे एक रिलेशन बन चुका होता है। तो एक जस्ट लाइक हुँ, सर्विस बट ऑन एवरेज हम 5% उसका चार्ज करते हैं और अगर कोई वेयर एंड टेयर आता है तीसरा जो मैं आपको चार्ज बता रहा था वो कोई वेयर एंड टेयर अगर कोई मेंटेनेंस आती है मेजर मेंटेनेंस हम उसको यहाँ पे कहते हैं तो वो फिर ओनर की जिम्मेदारी होती है फिर हुँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पर्सनल। वॉशिंग मशीन खराब हो गई हाँ, या फ्रिज राइट। खराब हो गया या चूल्हा खराब हो गया, तो वो फिर ऑफ़ कोर्स प्रॉपर्टी का हिस्सा है।
तो वो तो लैंडलॉर्ड ने पे करना है। लेकिन अगर जैसे लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है या जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल का कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो राइट। बिल्डिंग मैनेजमेंट ही हाँ, करेगी ना? इसमें भी 2 चीज़ें हैं, अगर लेट्स से कि अगर वो वॉशिंग मशीन खराब हुई है और देखा जाता है कि किसकी वजह से खराब हुई, अगर तो वो टेनेंट की वजह से खराब हुई कि उसने उसका वेयर एंड टेयर उसने कोई बहुत ज़्यादा उसने यूज़ कर दिया, तो वो पे ऑफ करेगा। इसी तरीके से अगर वो हुँ, वॉशिंग मशीन अपने लेट्स से कि वो 5 इयर्स पूरे हो गए थे, 5 साल बाद उसकी लाइफ थी कि भाई अब वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो देन फिर हम ओनर को कहते हैं कि नाउ यू कैन रिप्लेस इट। बट अगर कोई ऐसी चीज़ जो टेनेंट की तरफ से खराब होती है अपार्टमेंट में, एज़ वॉल्स, क्रैक्स, कोई फर्नीचर, तो वो फिर टेनेंट की ही यहाँ पे हुँ, ज़िम्मेदारी आती है। बाकी जो बिल्डिंग्स के हवाले से है, वो तो फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट आपके सर्विस हुँ, चार्जेस में से ही कवर अप करेगी। सही है। तो इसमें ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड को जो है वो फर्निश अपार्टमेंट देना ज़रूरी होता है या चॉइस होती है दोनों के बीच में, चाहे टेनेंट और लैंडलॉर्ड आपस में एग्री कर लें? इसमें चॉइस डेवलपर की तरफ से होती है। लेट्स से कुछ डेवलपर्स है जो यहाँ पे फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं और वो उनका पैकेजेस में इंक्लूड होता है कि आप अच्छा। जस्ट पूरा फर्निश अपार्टमेंट लें और उसको आगे रेंट आउट कर दें। कुछ अनफर्निश्ड देते हैं हुँ, और जो टेनेंट भी होते हैं उनको पता होता है कि जो मुझे फर्निश्ड चाहिए या अनफर्निश्ड चाहिए। तो अगर उसको लेट्स से कि फर्निश्ड अपार्टमेंट अच्छी डील में मिल रहा होगा तो वो अपना फर्नीचर डिस्पोज ऑफ कर देगा पुराना और इसी हुँ। अपार्टमेंट में आ जाएगा। बट ये लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है समटाइम्स कि हम उसको बता देते हैं कि भाई टेनेंट आपका फर्नीचर उसको नहीं चाहिए, तो अगर आप कहते हैं तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे या हम कोई दूसरा टेनेंट उसके लिए ढूंढते हैं मार्केट से। तो इसमें अगर बिल्डर फर्निश अपार्टमेंट दे रहा है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? यानी कि वन टू ऑल चीज़ें देते हैं, यानी कि जैसे सोफ़ा है, बेड है विंडो कवरिंग्स हैं, कारपेट है, तो वो सब चीज़ें वन टू ऑल उसमें हाँ, इंक्लूड करते हैं? ऑलमोस्ट देखिए 1 टू 1 होती है, 1 ए टू ज़ेड मैं कह सकता हूँ सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, किचन अप्लायंसेस इसमें आती हैं, मेजर चीज़ें, प्लस आपकी बेडरूम सेट होता है, लिविंग एरिया होता है। कुछ डेवलपर्स हैं जो टीवी देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ कर्टन्स देते हुँ, हैं और कुछ नहीं देते। तो कर्टन्स हो गया, टीवी हो गया, रग हो गया, ये डिपेंड ऑन द डेवलपर होता है। बट मोर और लेस आपकी अच्छा। बेडरूम सेट, लिविंग एरिया, डाइनिंग टेबल और किचन अप्लायंसेस ये तो इंक्लूड होती हैं। हुँ, ज़बरदस्त। अच्छा, इस केस में मैं एक इसका मैं सिनेरियो सोच रहा था कि अगर जैसे कोई बंदा दुबई जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल उसने गुज़ारना है जॉब की वजह से, तो ऑफ़ कोर्स वो चाहेगा कि मैं फर्निश अपार्टमेंट लूँ, क्योंकि अगर मैं 1 साल के लिए रह रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना फर्नीचर खुद से खरीदूँ, क्योंकि 1 साल के बाद मुझे छोड़ना ही है। तो उस केस में मेरे ख़्याल में फर्निश अपार्टमेंट जो है वो मेक सेंस करता है, बिल्कुल, टेनेंट के इसमें लिए। जो फर्निश अपार्टमेंट की जो कैटेगरी आती है, इसी डिमांड को देखते हुए डेवलपर देते हैं कि भाई हम फुली फर्निश अपार्टमेंट में, और जो दुबई में लोग जो नए शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो फॉरेन ही अपार्टमेंट नहीं लेते, वो पहले कोई सिंगल आता है, लेट्स से मेल या फीमेल, वो अपने हुँ, लिए अपार्टमेंट स्टूडियो 1 बेडरूम देखा, देन वो दोनों कपल मूव हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 साल बाद के अंदर अंदर वो फर्निश्ड से फिर अपने अनफर्निश्ड वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, वो उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। तो फर्निश्ड अपार्टमेंट आप समझिए लाइक अ टेम्परेरी स्टे जो दुबई में न्यू आ रहे हैं, तो हुँ। और लेकिन इसमें ओनर का फ़ायदा ये होता है कि आपको बड़ा अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है फिर। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें, तो क्या आपके पास आरओआई की फ़िगर है, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लीज़ पे देना है टेनेंट को? अम, उस हवाले से ज़रा राइट, थोड़ा-सा शेयर राइट कीजिए नाउ नंबर। अभी की मार्केट में अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी परचेज़ करेंगे तो आपको 7% के अराउंड आपको नेट आरओआई मिलता है, 7 टू 8, 7.2 भी होता अच्छा, है, यानी कि एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, लाइक मैनेजमेंट राइट। फीस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस हम हाँ, हटाने के बाद। आपको 7% की हुँ, एवरेज नेट मिलती है। ग्रॉस आपका बन रहा होता है 8.2%, नेट आपको मोर और लेस 7% ही की आपको एवरेज रेंटल इनकम मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ अच्छा। डेवलपर। अब इसमें कुछ फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर आपने तो प्रॉपर्टी प्राइस ली है, लेट्स से एक अपार्टमेंट आपने लिया है आफ्टर द लॉन्च और हायर प्राइस पे, हुँ, मतलब जिसमें हुँ, डेवलपर ने भी प्राइस को एप्रिशिएट कर दिया है और आपसे जो पहले जिन्होंने प्री लॉन्च में बाय किया था उन्होंने सस्ता पाई किया था, तो आपका रिटर्न फिर कम हो जाएगा उस सिनेरियो में कि वो 6.5% पे आ जाएगा। लेकिन आपने प्री लॉन्च पे हुँ। बाय किया, कैश पे ले लिया, सॉरी कैश पेमेंट प्लान वाले ऑप्शन पे ले लिया और एक अच्छी प्राइस आपने ग्रैब कर ली, तो उसमें आपका मैक्सिमम 8% भी जाता है लो का आरओआई। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसमें आपका आरओआई बेहतर बनेगा, कंपेयर टू अगर आप रेडी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जो ऑलरेडी किसी ने ओन की हुई है। तो ऑफ कोर्स फिर उसके ऊपर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसे देके उसको बाय करेंगे,
तो उसमें आपका आरओआई कम हो बिल्कुल, जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी डिबेट है कि लोग कहते हैं कि आइदर वी गो फॉर द रेडी प्रोजेक्ट और ऑफ प्लान प्रोजेक्ट, क्योंकि मार्केट में दोनों ऑप्शंस हैं, मतलब रेडी में भी है, हुँ, ऑफ प्लान में भी है। जस्ट फर्क इतना आता है कि दुबई की मार्केट है कैश रिच। अगर मैं बात करूँ तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आती है लोगों को आइडिया होता है कि यार अगर हम आज मिलियन का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये 1.2 मिलियन का जाएगा रेडी होने के बाद, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। हुँ, सिंगापुर या लंदन की तरह ऑलरेडी डेवलप नहीं है। वहाँ पे आपको पता है रेडी में ज़्यादा रीसेल और काम होता है, ऑफ प्लान में कम होता है। हुँ, वहाँ पे ऑफ प्लान में लोग बहुत कम जाते हैं, तो इसलिए दुबई की मार्केट स्लाइटली डिफरेंट है। जो मेरे वेस्टर्न्स वाले लोग हैं, तो उनको बड़ा मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम कि यार हम तो रेडी में भी उठा सकते हो 7% का ROI, बट उनको जब मैं कैलकुलेशन कहता हूँ कि आपको रेडी में लेट्स से एक अच्छा प्रॉपर स्टूडियो 600,000 का जेवीसी में मिलता है। इट विल नॉट गो फॉर 700,000 3 साल में। सही, हुँ, वो 3 साल में 700 टारगेट हाँ, हिट नहीं करेगा, आपको वही 7% का आरओआई आपको मिल रहा होगा। तो आप 3 साल कैलकुलेट करें, 20% आपको जस्ट रेंटल मिल रहा है, प्लस आपकी वैल्यू भी नहीं बढ़ रही। तो इट्स बेटर कि हुँ, आप ऑफ प्लान में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी प्रॉपर्टी को बनाएं, और विद इन 2 एंड 3 ईयर जब वो मेच्योर हो जाए, देन यू विल डिसाइड कि आप उसको सेल करके आगे 1 बेडरूम और 2 बेडरूम्स पे जाना चाहते हैं, या आप उसको टाउन हाउसेज और हुँ। विला में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट का जो जूस है या इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो टाउन हाउसेज और विलास में सबसे ज्यादा होते ये आप बात कर रहे हैं उस हैं। एप्रिसिएशन के एप्रिसिएशन हवाले से एंड या रेंटल दोनों। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम टाउन हाउसेज़ या विलाज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ओवरऑल जो उसमें आपका रिटर्न है, एप्रिसिएशन और रेंट रेंटल राइट, मिला के, वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ज्यादा होता होता है है। स्टूडियो या वन बेडरूम बिल्कुल, अपार्टमेंट क्योंकि से। देखिए अच्छा। स्टूडियोज़ 1 बेडरूम में सर्विस चार्जेस आ जाते हैं, अपार्टमेंट की वेयर एंड टियर हुँ, सेल्फ रहती है। टाउन हाउसेज़ और विलाज़ में जो है वो डिपेंड आपने कहाँ बाय किया है, ईमार में या दमैक में, 2 ही डेवलपर्स हैं राइट नाउ। तो ये आपने इनकी अच्छी प्राइस पे लेट्स से बाय कर लिया, दिमाग जैसे आपको देता है प्री लॉन्च पे 4% डीएलडी वेवर ऑप्शन आ जाता है। तो आप अपना 4% भी बचा लेते हैं डिस्काउंट, आपको मतलब वेवर मिल जाता है। ईमार आपको 4% नहीं देता, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट ही इतना सॉलिड है कि उसको पता है कि वो खुद एप्रिसिएशन दे देगा। तो ये कुछ हुक्स हुँ, अप होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि कौन सा भी प्रोडक्ट आ रहा है। दमैक में मेरे पास दमाक आइलैंड आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें अप्रॉक्स ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40% की एप्रिसिएशन है टिल कंप्लीशन। तो विच इज अ क्वाड अच्छा। इनफ, बट आपकी हुँ। इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट 3 मिलियन की है उसमें। Sorry for the interruption, guys. We have a team of certified chartered accountants who can help you with regards to tax filing, whether this business or personal or commercial. So, if you have any need with regards to tax consultancy, any professional advice that you need from a taxing perspective, let me know. There is a link down there where you can contact them and give my reference Yasin Nizami, and they can give you the discount as well as the best professional tax advice as well. So, let's get back to the video. 40% तो अच्छी खासी एप्रिसिएशन है। ऑफ़ कोर्स कनाडा में भी कुछ साल ऐसे आए थे जिसमें आपको 30-40% एप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन वो एक एनोमली सा पीरियड होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 30-40% एप्रिसिएशन मिल रही है, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा, बहुत से लोग इस पे बात करते हैं कि भई दुबई की प्रॉपर्टी भी जो है वो बबल बनती जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चली गई है। तो उसके बारे में आपका क्या क्या आपकी ओपिनियन है? देखें, इन शॉर्ट लोग बिल्कुल 2000 मैं अगर बात करूँ 18 में भी एक बात कहते थे मुझसे, 2020 में भी यही बात कोविड पे कहते थे। कोविड के बाद जैसी प्राइस डाउन हुई और फिर लोगों ने कहा कि ये स्टिल बबल है, ये और कम होगी, प्राइस ग्रो करती है। 2023 के क्वार्टर 4 में मेरी काफ़ी इन्वेस्टर से इसी बात में मतलब डिबेट होती थी कि भाई वो कहते थे कि बबल है और अगले 24 में जो है ना आप उसको डिस्पोज़ ऑफ करते रहेंगे। बट इसका हुँ। जवाब मैं उनको सिंपल देता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल से देता हूँ कि भाई मेरा एक कस्टमर यूएस से आया है डायरेक्टली। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, वो जस्ट मॉल्स में गए, देखा, उन्होंने मेरे साथ साइट विज़िट की है, उन्होंने खुद कहा कि भाई ये दुबई बबल नहीं है, क्योंकि हमारी एक बात चल रही थी, तो मैंने तो ऐसे सिंपल एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर आपकी यूएस में लोग कहते हैं कि ये बबल है, तो आप मुझे बताएं, आपने खुद प्रॉपर्टी देखी है मेरे से और आपने खुद दुबई एक हफ्ता घूमे हैं खुद ही, आपको क्या लगता है कि क्या ये ऑर्गेनिक डिमांड है या आर्टिफिशियल है? जैसे दिस इज 100% ऑर्गेनिक, कि ये 100% हुँ, ऑर्गेनिक डिमांड है।
डेफ़िनेटली जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेज़ भी बढ़ रही है। लोग इसको बेसिकली माइंडसेट होता है कि 2013-14 का और 2007 का, कि वो उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो अगले वो 10 साल गुज़र गए हैं तो फिर वो मार्केट क्रैश होगी, तो वो जैसे हुआ था लास्ट टाइम। हुँ, बट दे लूज़ देयर टाइम, और ये वो लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और ना वो किसी और को करने देते हैं, कि भाई देखो दुबई मत जाओ, दुबई डूबने वाला है। लेकिन आप मुझे हुँ, बताएँ हुँ, कि दुबई में हुँ, जिन्होंने इवन 2012 में, 13 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आप किसी से भी पूछ लेगा, उन्होंने रेंटल रिटर्न सबसे ज़्यादा उठाया है, उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है। इवन जब उन्होंने बेचा है, तो वो एंड में यही कहता है कि दुबई ने हमें नुकसान नहीं दिया। सही, रिगार्डलेस ऑफ डेवलपर, हुँ, हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला 2012-13 में जब एस्क्रो नहीं था, तो दैट वाज़ द फॉल्ट के आपके पास आपका प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन जिनको मिला है प्रोजेक्ट, जिनको अपार्टमेंट्स मिले, उन्होंने एक अच्छी खासी रेंटल अमाउंट पिछले 10 सालों में कमा ली है। तो राइट नाउ हुँ, हुँ, सेम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की अभी हैं कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, गोल्डन वीज़ा आपको दे रहे हैं, आपको रेज़िडेंसी पूरी आपको दे रहे हैं, और प्लस आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं है, कोई आपकी इनकम पे कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपकी जो भी 100% इनकम है रेंटल की या एप्रिसिएशन की, वो आपकी 100%। हुँ। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आपको जो रेंट आपको मिल रहा है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स। फिर अगर आप जब इसको सेल करते हैं तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जो कि अप टू 50% होता है। अम, वो अलग बात है कि अगर आप दुबई में भी बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, तो टैक्स उस पे भी अप्लाई होता है पर लॉ। लेकिन लोगों के पास लूप होल्स होते हैं उसको अवॉइड करने के। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी काफ़ी अर्से से दुबई को मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि 2008 के क्राइसिस में और अब की जो प्रॉपर्टी मार्केट है, उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि उस वक़्त गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इस तरह की गोल्डन वीज़ा नहीं देती थी। यानी कि लोगों के पास कोई और चॉइस ही नहीं थी कि अगर किसी की जॉब चली जाए, तो वो उसको निकलना ही होता था, एग्ज़िट करना ही होता था दुबई से। अब वो नहीं है, अब लोगों के पास गोल्डन वीज़ाज़ हैं, अगर उनकी भी जॉब जाती भी है तो दे कैन स्टिल स्टे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब से ये डिजिटल इकॉनमी शुरू हुई है पिछले कुछ सालों सालों के, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो रिमोटली काम करते हैं, वो दुबई मूव हो जाते हैं और वो फिर वहाँ सिर्फ़ अपनी रेज़िडेंस रखते हैं, लेकिन उनका काम कहीं और हो रहा होता है। तो इन चीज़ों ने काफ़ी चेंज किया है दुबई की लैंडस्केप को। तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ, तो वो रिस्क नहीं है जो 2008 में था इस वक़्त, क्योंकि उस हवाले से हाँ, ऑर्गेनिक डिमांड है, लोग वहाँ पे मूव हो रहे हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिज़नेस के साथ जा रहे हैं या जिनका ऐसा काम है जो कि रिमोटली काम कर सकते हैं, तो उनकी वो रिलायबिलिटी नहीं है उस हवाले से जो 2008 में थी। तो ये 2 चीज़ें वाक़ई में आपको एक्सप्लेन करती हैं कि हो सकता है ये उस कैटेगरी में नहीं आता जिस कैटेगरी में 2008 में बबल था। ऑफ़ कोर्स फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमने बात कर ली रेंटल के हवाले से। अब अगर हम आते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर, जो एयरबीएनबी है, या हो सकता है वहाँ पे एक और वर्बो का प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि दुबई में वो ऑपरेट करते हैं, नहीं करते। तो उस हवाले से बताएँ कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म रेंटल पे चलाना है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसमें रिटर्न कितना होता है? और कोई उसमें अगर प्रोस एंड कॉन्स हैं तो वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें? देखिए शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँगा, अ, यहाँ पे डेफ़िनेटली एरिया बड़ा डिपेंड करता है, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, आपका व्यू, आपका साइज़, ठीक है? और आपने किस प्राइस पे बाय किया है और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर मैं बात करूँगा लेट्स से एक सिंपल स्टैट्स है, तो बहुत से पिछले 3 सालों में हम देख रहे थे कि लोग स्टूडियो 1 बेडरूम में ज़्यादा मैसिवली बाइंग कर रहे थे और वो शॉर्ट टर्म में आ रहे थे कि भाई हम इसको शॉर्ट टर्म में रखते हैं। बट अभी लास्ट ईयर की एक स्टैट्स बताती है कि 2 एंड 3 बेडरूम, ये वन ऑफ द कह सकते हैं आपको ज़्यादा रेंटल रिटर्न देना शुरू कर दिया 2 एंड 3 बेडरूम, क्योंकि जब फैमिलीज़ आ रही हैं, 2-2 6-6 लोगों के पूरा ग्रुप आ रहा है, या लेट्स से कि 2 फैमिलीज़ आ रही हैं, तो वो होटल काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। पर डे होटल आपको 500-600 पड़ रहा है। जबकि आपको होटल अपार्टमेंट 2 बेडरूम अराउंड 600-700, जो कि आपका क्वाइट स्पेशियस है, वो आपको फुल फैसिलिटीज़ के हुँ। साथ मिल रहा है। तो स्टूडियो और 1 बेडरूम अब एक स्पेसिफिक लोकेशंस और स्पेसिफिक जगह तक मैं कहता हूँ कि लिमिटेड हो गए। सही है, जहाँ और अपकमिंग जो मैं कह सकता हूँ कि ग्रोइंग नज़र आती है, ग्रोथ नज़र आ रही है हमें एयरबीएनबी वाले कॉन्सेप्ट पे, वो 2 एंड 3 बेडरूम पे है। हाँ, क्योंकि अगर किसी ने बड़ी फैमिली के साथ जाना है तो ऑफ़ कोर्स उनको वो सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू
अगर वो होटल लेते हैं तो उनको कम से कम 2 या 3 कमरे तो लेने पड़ेंगे। ऑन एवरेज अगर मैं हुँ, रिटर्न्स की बात कर लूँ शॉर्ट टर्म पे तो 12 टू 14% के अराउंड एवरेज बनता है पूरे साल का। अगर कोई अच्छा अच्छा। अपार्टमेंट हो आपके पास हुँ, और वो अच्छी मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रही हो, तो ऑक्यूपेंसी मोर तो ये आप नेट कह रहे हैं 14 12 टू 12% 14% हमको नेट नेट या ये पड़ता है ग्रॉस? उनको। अच्छा। 14% ग्रॉस, 14-15% ग्रॉस होता है, तो एवरेज जो है नेट हुँ, उनका 12% के अराउंड होता है। अच्छा। तो अब इसमें अगर किसी को करना है तो ऑफ़ कोर्स वो खुद तो वहाँ मौजूद नहीं है, तो जो एयरबीएनबी की जो सर्विसेज़ होती हैं वो काफ़ी इंटेंसिव होती हैं ना, क्योंकि जब भी जो गेस्ट है वो एग्ज़िट करता है तो प्रॉपर्टी को दोबारा से आपने क्लीन करना है, बैटरीज़ चेंज करनी है, सारा कुछ। तो वो सर्विसेज़ कौन प्रोवाइड करता यहाँ है? कंपनीज हैं हमारे साथ भी, हमारे टाई अप्स पार्टनर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। और ये स्टेकेशंस का ही बेसिकली मॉड्यूल होता है या कंपनीज होती हैं जो कि हॉलिडे होम्स के नाम से जानी जाती हैं, और वही आपके अपार्टमेंट्स को टेक केयर करती हैं। तो उसमें वो ए टू जेड हुँ, सर्विस देती हैं और वो अपने सर्विसेज के पैसे फिर आपसे एज अ मतलब जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू शेयरिंग का एक फॉर्मूला होता है, वो आप एग्री कर लेते हैं एदर कि आप कितने परसेंट और कंपनी कितने परसेंटेज पे होती है, एंड दैट विल बी लाइक सारी चीजें फिर एज अ एग्रीमेंट बनता है। एंड ऑन अगर मैं वही मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी अगर आपको होगी, एक अच्छी हॉलीडे होम्स आपको कर रही है आपके अपार्टमेंट को, तो वो एक आपको 12% का मिलता है आपको रिटर्न। अच्छा, तो ऑन एवरेज वो कितना चार्ज करते हैं? कितना परसेंटेज उनका अराउंड टेक होता है? सर्विसेज के 20 to 30% होते हैं उनके चार्जेस। वट एवर यू अर्न, मतलब से अगर 100 दरम की आपकी हुँ, अर्निंग है तो 20 दरम्स आपके, 80 दरम्स आपके, सॉरी, और 20 दरम्स हुँ, वो हाँ जी, वो उनके उनके होंगे। होते हैं। तो तो जो आपने 12% बताया उसमें आपने ये जो इनकी अपनी फ़ी है, घर को मेंटेन करने की, वो उसमें इंक्लूड थी या आपने वो हटा के बताया लेट्स था? से वो हटा के उसमें ये होता है हुँ, कि सर, एक छोटे से मैं आपको ऑडियंस के लिए बता दूं कि जो एयरबीएनबी का मॉडल होता है दुबई में खास तौर पे, वो 80-20 एग्जांपल देता हूँ कि पे काम करता है। 20% कंपनी अपनी सर्विसेज के लेती है और 80% ओनर के पास जाता है। तो ओनर के जो जिम्मेदारी होती है वो आपके क्लीनिंग की, आपके पास हुँ, लेट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज की जो पेमेंट्स होती है पूरे महीने, वो आपने पे ऑफ करनी है। जो कंपनी है वो कोशिश करती है कि वो सारी चीजें वेल मेंटेन करके रखे। तो ओनर फर्नीचर भी ओनर प्रोवाइड करता है, जो यूटिलिटी हुँ, बिल्स होते हैं वो ओनर प्रोवाइड करता है। कंपनी जस्ट टेक केयर करती है कि वो सारी चीजें प्रॉपरली इन लाइन चलती रहे। बुकिंग कंपनी लेके आती है, तो जो एयरबीएनबी पे या बुकिंग डॉट कॉम पे मार्केटिंग करनी है, कहीं वेबसाइट पे भी करनी है, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी है। ओनर को उससे ओनर को अच्छा। जस्ट ऑक्यूपेंसी चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली अच्छा, यहाँ से थोड़ा-सा डिफरेंट है ये, तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो ओनर है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा हॉलिडे होम्स की कंपनी के साथ, और फिर वो उसको सबलीज़ करेंगे एयरबीएनबी के ऊपर, ऐसा ही है ना? और फिर वो, तो क्या वो उस एग्रीमेंट में कोई गारंटी करते हैं कि भई हम आपको मिनिमम इतना रेवेन्यू तो हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में? होता है, कुछ कंपनीज हैं जो डेवलपर की तरफ से होती हैं, वो आपको 7% एट हुँ, परसेंट की गारंटी देती है कि आप हम आपको 8% देंगे, वट एवर इट इज, या आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। कुछ कंपनीज होती हैं जो हुँ, डेफिनेटली वो उनका नाम नहीं होता मार्केट में, वो स्टिल अपने आप को शो ऑफ करती है कि हम आपको 14% या 15% गारंटी देंगे, बट डेफिनेटली आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो सम टाइम अगर मैं 12% की बात करूं तो कुछ साल आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, हो सकता है कुछ साल जो है ना वो आपको कम रिटर्न मिले। सीजन में बेसिकली आपको रिटर्न हुँ, ज्यादा बनता है। अगर मैं बात करूं फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आपका, और हुँ। बाकी समर जो सीजन होता है उसमें आपका एवरेज रेंटल जो है ना 6-7% होता है, उसमें 7% से ज्यादा नहीं बनता। बट जो दूसरा सीजन आपके पास विंटर सीजन आता है, तो वो इतना हाईली आपको पैसा बना के देता है कि वो समर सीजन को कवर अप कर लेता है। तो यानी कि दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, यानी कि कंपनी आपको कुछ प्रॉफ़िट, आपका जो है रिटर्न वो एग्रीमेंट में तय कर देगी कि भई मिनिमम हमने आपको 7 या 8% रिटर्न देना है। बाकी जो भी ऊपर से बनेगा वो उनका होगा, है ना? ओनर को सिर्फ़ जो है वो जो गारंटी रिटर्न उन्होंने दिया है वो मिलेगा। और अगर ओनर खुद जो है लिस्टिंग को मैनेज करना चाहे एयरबीएनबी के ऊपर और कहे कि भाई जो हॉलिडे होम्स है वो सिर्फ़ क्लीनिंग का जो काम है वो मैनेज कर ले, बाकी जो लिस्टिंग को मैनेज करना है, कॉल्स आ रही हैं, बुकिंग आ रही है,
वो सारा जो है वो ओनर करना चाहे, तो ऐसा ये भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, ओनर अपने एंड पे जितना कर सकता है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहे प्रॉपर्टी के मामलात में, वो कर सकते हैं। कंपनी तो डेफ़िनेटली जब वो बिल्डिंग में 5-6 अपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो क्लीनिंग की सर्विस का आपके अपार्टमेंट में भी वो भेज देते हैं कि ठीक है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हुँ, डेफ़िनेटली उसमें फिर आपकी परसेंटेज वो डिफरेंट डिफाइन होगी। वो जब बैठेंगे हाँ, ओनर और हॉलिडे होम्स वाले, तो वो उस टाइम ही एग्री कर लेंगे कि हम किस परसेंटेज पे काम करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे कुछ लोग चाह रहे हो कि भई साल के 4 या 6 हफ़्ते वो मैंने बुक कर लें अपने खुद के लिए, तो मैंने उसको रेंट नहीं करना। तो वो फिर ओनर के अपने हाथ में होता है ना कि भई मैंने कुछ वीक जो है ना मैंने ब्लॉक कर देना क्योंकि मैंने खुद जाके वहाँ स्टे करना है। अगर आप किसी कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो फिर वो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से आपने चलना पड़ेगा। तो ये भी एक आपको पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे बाय एक लॉ भी है कि आपने जो हॉलिडे होम्स करना है शॉर्ट टर्म पे, वो किसी कंपनी के साथ ही इन टच रहना है, एज अ मतलब हॉलिडे होम्स का अच्छा, आप खुद नहीं लाइसेंस रह सकते। उनके साथ होना चाहिए, ताकि वो बिल्डिंग की इजारी और ये सारे कोई लीगल मैटर जो है, तो ओनर के पास कम राइट्स होते हैं, तो कंपनी के पास ज्यादा होते हैं। सो अच्छा, यानी कि आपने लाज़मी तौर पे कंपनी के साथ ही जाना है, अगर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल करना है, ठीक है। कोई फ्रॉड की पोटेंशियल है इसके अंदर कि अगर आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पीछे से प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल होता है। तो ऐसा होता है ऐसा होता है होता है? बिल्कुल। देखिए हुँ, मार्केट में यही चीज़ होती है कि आपको फिर ट्रस्टेड लोगों के साथ काम करना होता है। तो अगर मैं भी किसी को रेफर करता हूँ, मुझे पता होता है कि ये दे आर लाइक अ गुड इन द मार्केट। ये ऑल्थो कि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि मतलब हम लोग बाउंड है, हम प्रॉपर्टी मैनेज तो कर हुँ, सकते हैं एज अ मतलब होम्स पार्टनर, लेकिन हम एयरबीएनबी नहीं कर सकते क्योंकि अभी अब हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है। बट फ्रॉड के चांसेस होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनके एक्सपीरियंस मैंने शेयर लिए हैं कि कहाँ-कहाँ कंपनीज़ आपको डिफ़ॉल्ट तक भी लेके जा सकती हैं कि लेट्स से वही आपकी बात कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी है, आपको नहीं पता और कोई और आके रह रहा है, कंपनी अपनी जेब में उसका अमाउंट एज़ अ कैश ले रहे हैं। तो दैट वाज़ एन हुँ, रियल होते हैं ये आती हैं चीज़ें। और डेफ़िनेटली वो डिपेंड होता है फिर आप उस कंपनी से कास के साथ काम ना करें। तो उसकी क्रेडिबिलिटी, हुँ। कंपनी की क्रेडिबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, अगर किसी के साथ इस तरह का हो जाए, तो लॉ लॉ क्या कहता है वहाँ पे दुबई में? आपको कोई रिकवरी होने का चांस होता है? रिकवरी है, आपके एग्रीमेंट्स में लिखा होना चाहिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन में आपने एग्रीमेंट किया। अगर तो वो उसको वायलेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप कंज्यूमर कोर्ट्स में आप जा सकते हैं और जो आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, हुँ, आप इसको बिठा के, बुला के या उसको ट्रैवल बैन करके वो आपकी रिकवरी करवाएँ। तो दैट विल बी लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। हुँ, और वन मोर बड़ा अच्छा है एक इसी बात पे किस्सा, मतलब एक बड़ा फ्रॉड चलता था पिछले, अब तो खैर वो कम हो गया है 2 साल से। लेकिन जब मैं 2019 में जो है ना मैंने पढ़ा उसके बारे में, सुना था कि लोग क्या करते थे कि एक हॉलिडे कंपनी क्या करेगी, पूरा अपार्टमेंट ले लेगी आपसे 1 चेक पे, लेट्स से। आप या लेट्स से कि आप आपसे 4 चेक्स पे लेते हैं कि एक अपार्टमेंट है, वो आपको ज़्यादा पैसे देंगे। लेट्स से 100,000 रेंट चल रहा है, वो आपको कहेंगे मैं आपको 120,000 दूँगा, लेकिन 4 और 6 चेक्स में दूँगा या पर मंथ दूँगा रेंट कंपनी। और वो कंपनी क्या हुँ, करती है, आगे किसी को सबलीज़ कर देती है वही अपार्टमेंट ओनर की परमिशन से, क्योंकि आप हुँ, कंपनी को परमिशन देते हैं कि भाई आप इसको सबलीज़ कर सकते हैं। सही? तो और वो उस अपार्टमेंट को 1 चेक पे आगे किसी को 100,000 में वो रेंट आउट किया, 100,000 अपने पास रखे एंड गॉन अवे, चले हुँ। गए। सही है? तो अच्छा, ये बड़ा मतलब बड़ा अच्छा, तो मतलब ये बड़ा सॉरी फ्रॉड चला था पिछले काफ़ी अरसे हुँ। पहले। बट नाउ दैट विल बी ओवरकम। ओनर्स इतना एजुकेटेड हो चुके हैं कि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ मसला है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. क्योंकि मैंने इसलिए पूछा था कि दुबई का जो लॉ है वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना इस हवाले से अगर कोई भी आप फ्रॉड करते हैं या चोरी करते हैं तो उसमें आप बहुत ईज़िली जो है वो लॉ का सहारा ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा था कि अगर लॉ क्या कहता है और किस तरह से अगर आपने लॉ का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर हम इंश्योरेंस ले लें
तो इस तरह की चीज़ों से अगर हम अपने आप को कवरेज देना चाहें, तो इस तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ होती है? पे एज़ सच नहीं है। देखिए इंश्योरेंस जैसे यूएस में मैं सुनता हूँ या यूके में कि वहाँ होम इंश्योरेंस और डैमेज इंश्योरेंस और एक्सीडेंशियल ये सारी इंश्योरेंसेस होती हैं। यहाँ पे इंश्योरेंसेस हैं, हाउस इंश्योरेंस होती है, बट लोग उसको नहीं लेते हैं। मतलब यहाँ इतना कॉमन है नहीं प्रैक्टिस जो है ना इंश्योरेंस लेना, और ना गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। तो लोग अच्छा। नहीं जाते कि हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करें जब हमें पता है कि एवरीथिंग विल हाँ। बी लाइक गुड गुड टू गो, और लॉज़ यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट। लेकिन फायर फायर प्रोटेक्शन की इंश्योरेंस तो होनी चाहिए ना, कि आग आग तो लग सकती है कहीं आग भी लग तो। सकती है, होनी चाहिए, बट नहीं होती। मतलब एक एक कौन जनरल नॉर्म्स बना हुआ है कि लोग नहीं लेते। बिल्डिंग की इंश्योरेंस होती है, जो बिल्डिंग की अपनी, हुँ, लेकिन अपार्टमेंट की अपनी अगर एक मैं बात करूँ तो नॉर्मली ओनर्स नहीं करवाते इंश्योरेंस। इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे असल में ज़ोर इस पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी जो है वो फाइनेंस होती है ना, तो बैंक जो है, जो फाइनेंस करता है, वो लाज़मी तौर पे आपसे कहता है कि तुमने इंश्योरेंस करानी है, क्योंकि अगर लेट्स से आग लग गई या कोई स्टॉर्म आ गया जिसकी वजह से घर डैमेज हो गया, तो बैंक का तो पैसा लगा हुआ है ना उसपे, तो बैंक कहता है कि तुमने लाज़मी तौर पे इंश्योरेंस करनी है ताकि अगर कुछ हो, ताकि मेरा कैपिटल जो है वो सेफ रहे। तो हाँ, ये बैंक की बैंकिंग तरफ की से अगर जो होता है। मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें होती है इंश्योरेंस की हुँ, एक क्लॉज़ कि आपने इंश्योरेंस करवाना है, और बड़ी वो मामूली सी हुँ, आई थिंक कोई अमाउंट होती है, बट आई थिंक वो बैंक जो है वो उसी जो आपकी मॉर्गेज अमाउंट है, उसी में ही इंक्लूड कर देता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है अच्छा, कि अगर आप 2.5 मिलियन का वो आपको मॉर्गेज दे रहा है, तो वो उसी ही अमाउंट के अंदर वो उस टेन्योर के इंश्योरेंस या हाँ, प्रीमियम क्योंकि कवर होता है। लोगों को हुँ, डेफ़िनिटली आप बाउंड नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप हर साल इंश्योरेंस पे ऑफ करें। तो हुँ। बस इसलिए लोग जो है ना इतनी ज़्यादा उस पे फ़ोकस करते नहीं हैं। ठीक है, महमूद ज़बरदस्त, काफ़ी इंसाइटफुल रहा और आई होप कि जो ऑडियंस है उनको काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल दूँगा, तो महमूद से अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है मेरे हवाले से तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि फ्रॉड भी कॉमन है दुबई में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उनका जो है पैसा डूब जाए। ख़ास तौर पे अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हैं, आप यूके में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हैं। तो महमूद को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, इनकी जो टीम है, मेरा एक और कॉमन फ्रेंड है वली, वो भी इनके साथ काम करते हैं, तो हमें हमारा एक रिलेशनशिप ऑलरेडी बन चुका है। तो हमें पता है कि ये कंपनी लेजिट है, तो अगर किसी ने भी कॉन्टैक्ट करना है तो प्लीज़ नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पे कॉन्टैक्ट करें और महमूद जो आई है थिंक और उनकी टीम हमने एक आपके लास्ट साथ वीडियो की थी वली भाई से इंडेफिनिटली। आपकी, वो जो अपार्टमेंट वाली G24 हमने बड़ा डिस्कस बिल्कुल, किया था कि मैंने देखी थी। तो हाँ, वो भी बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है वली बिल्कुल। भाई से माशाल्लाह। और मेरे ख़्याल से हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे जिसमें फ्रॉड्स के हवाले से बात करेंगे। लोगों को एजुकेट मैं चाहूँगा मैं करूँ कि आप कहाँ-कहाँ अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं फॉर बाइंग प्रोसेस। अगर आप बाय करने वाले हैं दुबई हुँ। में, तो आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रख। मेरे ख़्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके वो लोग जो कभी दुबई में रहे ना हों, ठीक है? उनको बिल्कुल नहीं पता कि दुबई में क्या डायनामिक्स हैं, और क्या उसका प्रोसेस है और किस किस्म के फ्रॉड वहाँ हो सकते हैं। तो आई थिंक ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन लोगों को एजुकेट करें जो कि दुबई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वहाँ पे टाइम नहीं गुज़ारा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है हम उसी पे करेंगे कि वो कौन-कौन से फ्रॉड हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप बता को सकते। बचा सकते हैं। तो ताकि आपके लिए जो डिसीज़न लेना हो वो आसान हो जाए। थैंक यू यासीन ठीक भाई, है। थैंक यू। Thank you very much. इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। Are you a non-US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. Well, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America,
Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN, and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like, for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US. Right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040-NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040-NR in order to file your tax return. And when you fill up that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below, and let's get back to the video.